सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। बच्चा, ये आपके सामने रे ऑप्टिक्स का जेईई एडवांस्ड बूस्टर सेशन है और यहाँ पर हम आप ही के दिए गए सवालों में से कुछ 5 सवाल का यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, जिसके माध्यम से आपको रिवीजन भी होगा और आपको कैसे किसी अच्छे सवाल में, कॉम्प्लिकेटेड सवाल में सोचना पड़ता है वो भी आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिलेगा। सभी सवाल आपको यहाँ पर मुश्किल नहीं होंगे, कुछ सवाल आपको डुएबल भी होंगे और कुछ में हो सकता है कि आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिले। आपकी अगर इस चैप्टर पे कमांड अच्छी है तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और उसके बाद उसको सॉल्व कीजिएगा। नहीं होता है तो उसका आप डिस्कशन देखिएगा। इसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके सारे सेशंस को आपको बच्चा लगाना है, करना ही करना है। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। नए हो तो बेटा इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, रे ऑप्टिक्स में है ना, आपको काफी सवालों में ज्योमेट्री का बहुत स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन होता है अपार्ट फ्रॉम योर रे ऑप्टिक्स के टिपिकल कॉन्सेप्ट्स के। ये सवाल आपको एक बहुत ही टिपिकल सवाल है। इससे आपको सिर्फ चेक होगा कि तुम्हारा बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि नहीं इस प्रकार के मल्टीपल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट में। एंड ऑफ कोर्स सारे फॉर्मूले भी आपके चेक होंगे। हमारे पास यहां पर कहता है कि एक कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हैज सरफेसेस ऑफ रेडियाई 20 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। तो हमको कहता है कि भैया इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 है और सेंटीमीटर में है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। अच्छा, अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, यानी कि भैया इस मिरर का फोकल लेंथ हमको हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और कॉन्केव है तो -10 while you are doing problem solving, is placed coaxially to the lens. A glass slab of thickness 3 cm and refractive index 1.5 is placed close to the mirror in the space between the mirror and the lens as shown. तो यहां पर आपको ग्लास स्लैब रखा हुआ है। इस लेंस से वो आपको 248 सेंटीमीटर की दूरी पे है और मिरर से आपको x सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो हमसे पूछता है कि भैया x का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि इस ऑब्जेक्ट का जो फाइनल इमेज बनेगा वो इसी ऑब्जेक्ट पे बन जाए। बात समझ में आ रही है? बढ़िया है साहब। इसका मतलब अगर हम इसका सबसे पहले रे डायग्राम को एक समझने का प्रयास करें तो यहां से आपको रे निकला, उसके बाद आपको लेटस से हो सकता है कि आपको कुछ इस प्रकार से जा रहा होगा या फिर हो सकता है कि यहां पर आपको ये कन्वर्ज भी कर रहा होगा, वो तो सॉल्व करके डेटा पता चलेगा। मुद्दे की बात यह है कि अगर तुम चाहते हो कि इसका इमेज ऑब्जेक्ट पे ही बन जाए तो फाइनली रे जब कॉन्केव मिरर पे टकराएगी ना तो उस रे को कॉन्केव मिरर पे 90 डिग्रीज पे फॉल करना चाहिए, तभी वो अपने पाथ को रिट्रेस करते हुए जहां से आया था वहीं पर पहुंच जाएगा। और कॉन्केव मिरर पे आपका जो रे है वो 90 डिग्रीज पर अगर फॉल कर रहा है, इसका मतलब इस लाइन को अगर पीछे ट्रेस करोगे तो ये आपको सी होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए इस मिरर का। ठीक है, समझते हैं। सबसे पहले हमको इस लेंस का फोकल लेंथ चाहिए होगा, जो हम सॉल्व करेंगे। 1/f इज इक्वल टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, सो यू विल राइट 1.5 - 1/r1। तो ये वाले कर्वेचर का सेंटर राइट साइड है और ये वाले कर्वेचर का भी सेंटर राइट साइड है। साइन कन्वेंशन आप अपने हिसाब से जो भी आप नियम को फॉलो कर रहे हैं उसको इस्तेमाल करना। हम लोग यहाँ पर जो फॉलो करेंगे वहां पर 20 भी पॉजिटिव हो जाएगा, 60 भी पॉजिटिव होएगा। सो 1/20 माइनस योर 1/60, सो दिस इज योर 1/2 है ना, दिस इज योर 1/2 और यहां पर आपका 60 एलसीएम हो जाएगा। सो 3 - 1 यानी कि भैया जी ये हमको निकल कर आ रहा है 1/60। एक बार चेक कर लीजिए, 3 और 1 2 और 2 और 2 मरा, यानी कि फोकल लेंथ हमको इस वाले लेंस का निकल कर आ रहा है 60 सेंटीमीटर। ठीक बात है सर। अब कैलकुलेट करते हैं कि भैया इस वाले लेंस से जब रिफ्रैक्शन हुआ तो इमेज कहां बनता। तो भैया इमेज फॉर्मूला क्या हो जाएगा, uf अपॉन u प्लस f। u की वैल्यू हो जाएगी -80, सो -80 मल्टीप्लाइड बाई 60 डिवाइडेड बाई -80 प्लस 60, तो ये हो जाएगा -80 इंटू 60 और ये हो जाएगा आपको बेटा -20। तो ये इसको मारेगा तो 4 यानी कि ये हमको निकल कर आ रहा है 240 सेंटीमीटर। मतलब आपको जब इस लेंस से रिफ्रैक्शन हुआ ना तो यहां पर कहीं लेटस से कन्वर्ज किया है, ठीक है, तो यहां पर आपको इमेज बनता I1। लेकिन रे आपको यहां पर रुक नहीं जाएगा, अब वो आपको
आगे बढ़ेगा। तो इस स्लैब के लिए यही जो पॉइंट है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस स्लैब को क्या लग रहा है कि ये रे आपको यहां से आ रही है। अच्छा, अब स्लैब का काम क्या होता है? शिफ्टिंग करना। आपको क्या शिफ्टिंग का इक्वेशन ध्यान में है? शिफ्टिंग इज इक्वल टू योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी थिकनेस, 1 - 1 by रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब। सराउंडिंग मेरे को एयर है, तो यहां पर स्लैब का थिकनेस मेरे को 3 सेंटीमीटर है, 1 माइनस, और स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगेन 1.5 है, तो आप इसे लिखोगे 3/2, तो 2 ऊपर चल जाएगा और ये आपको हो जाएगा कितना? 1/3 × 3 यानी कि 1 सेंटीमीटर। सो बेसिकली ये स्लैब क्या करेगा? शिफ्टिंग करेगा। अब इसका रे डायग्राम भी समझिएगा। रे आपको, हम यहाँ पे कोई डिफरेंट कलर ले रहे हैं, तो रे आपको अभी आगे बढ़ा। रे इज मूविंग फ्रॉम योर रेयर टू डेंसर मीडियम, थोड़ा सा ऐसे बेंड हुआ होगा टूवर्ड्स दी नॉर्मल, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे बेंड हुआ है। ठीक है, तो इस मिरर को क्या लग रहा है कि रे कहां से आ रही है? इस मिरर को लग रहा है कि रे भाई साहब आपको यहां से आ रही है, यहां से आ रही है। अब यहीं पे आपका गेम ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। अब समझना, तो ये जो स्लैब का हम लोग बार बार शिफ्टिंग कहते हैं ना कि 1 सेंटीमीटर शिफ्टिंग हुआ है, सो बेसिकली ये हमने डेल्टा एस कैलकुलेट किया है, विच इज नथिंग बट 1 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ था 240 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये है कि मिरर को लग रहा है कि ये रे आपको इस ऑरेंज डॉट से आ रही है। तो भैया ये 248 है, 1 + 240 = 241, मतलब इनके बीच का दूरी कितना है? 248 माइनस योर 241 विच इज योर 7 सेंटीमीटर, और ये आपको ऑलरेडी 3 है। तो क्या हम कह सकते हैं कि 7 + 3 + x, 7 + 3 + x, सर यही हमको होना चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, क्योंकि हम क्या चाहते थे कि ये 90 डिग्री पर यहां पर फॉल करे। इसका मतलब इसको पीछे ट्रेस करने पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको बेसिकली मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाई करना चाहिए, तभी तो आपको ये वापस से अपना पाथ रिट्रेस करेगा। सो दिस शुड बी इक्वल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है मिरर का, वो हमको 20 सेंटीमीटर है। दिस इज योर 20, तो x की वैल्यू आपकी 10 आनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल में आप में से हर किसी का 10 आंसर आया होगा। नीचे जरूर से बताना है कि यस सर मेरा इसमें 10 आया था, और बाकी भी आपका जो जो सही होता है, जो जो लर्निंग आप बताइएगा बेटा। ध्यान से पढ़िए सवाल को, है ना? जैसा कि मैंने आपसे बोला है, इसमें भी दिखाई देगा, आगे भी आपको एक और सवाल आएगा जहां पे ज्योमेट्री का बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन है। An opaque sphere of radius r lies on a horizontal plane. और पहले भी तुमको शैडो बेस्ड क्वेश्चंस जे एडवांस में पूछे जा चुके हैं। तो मेरे पास इस प्रकार से एक ओपेक स्फीयर है, एंड वो आपको एक सरफेस पे रखा हुआ है। इस प्रकार से हमने यहां पर एक सरफेस भी बना दिया है। देखिए, ठीक बात है, बढ़िया है। ये मेरा स्फीयर है। हमसे प्रश्न में कहता है कि भैया स्फीयर का रेडियस r है। अगर स्फीयर का रेडियस r है, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो मेरे को स्फीयर का डायमीटर हो जाएगा। दिस इज नथिंग बट योर 2 × r। हमसे कहता है कि भैया ये जो अपने को यहां से एक वर्टिकल लाइन अगर मैं ऊपर खींच लूँ ना, अगर मैं यहां से वर्टिकल लाइन ऊपर खींच लूँ, तो मेरे से कहता है कि स्फीयर के सरफेस से r डिस्टेंस ऊपर आपको एक सोर्स ऑफ लाइट है। व्हाट इज दिस डिस्टेंस? दिस इज योर r ओवर हियर। तो एक काम करते यहां पर लिख देते, दिस इज योर r। ठीक है। On the perpendicular through the point of contact, there is a point source of light at a distance r above the top of the sphere, that is 3r from the plane. हो जाए ना, r + 2r कितना हो जाएगा? 3r हो जाएगा। Area of shadow of the sphere on the plane is x. तो पहले अगर यही सिचुएशन है, तो इस प्लेनर सरफेस पे जो आपको स्फीयर का शैडो बनेगा उसका एरिया कितना है? आपको समझना चाहिए कि शैडो का मतलब क्या है। यहां से समझो एक लाइट गई और ये सीधी गई और इस सरफेस पे फॉल की, तो भैया यहां पर तो आपको सरफेस इल्यूमिनेटेड है, मतलब वो डार्क नहीं है। अच्छा, यहां से गई, अभी भी सरफेस इल्यूमिनेटेड है। तो सरफेस
जैसे ही ये वाला जो आपका रे है इस स्फीयर का टैंजेंट था, राइट, अब इधर वाला जो भी आपको रे होगा वो तो यहां से क्या तो टकरा के लौट जाएगा या फिर आपको एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो भी है, रिफ्रैक्शन तो नहीं होने वाला क्योंकि आपको एक ओपेक है। मतलब कि साहब इधर आपको, यहां पर आपको कोई भी लाइट फॉल नहीं कर रहा है। सिमिलरली इसके इधर भी आपको वही कहानी होगी, सेम टैंजेंट अगर तुम यहां पर ड्रॉ करोगे ऐसे करके तो यहां पर भी आपको सेम कहानी है। और ये आपको कोई एक लीनियर नहीं होगा, ये आपको 3D में काम चल रहा है, समझ रहे हो। टैंजेंट जो होगा वो तो आपको चारों तरफ से होगा, कोनिकल वे में आपको ये एक शेप आएगा। तो भैया यहां पर ये आपको बेसिकली एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा। तो हमसे उसी सर्कल का एरिया पूछा जा रहा है प्रश्न के अंदर। तो मेरा टारगेट है इस सवाल में कि भैया ये जो स्मॉल रेडियस होगा ना, ये आर मेरे को कैलकुलेट करना है। तो पाई आर स्क्वायर मेरे को एरिया हो जाएगा। क्लियर बात है सर। अब अगर तुम और ध्यान से देखो तो आप समझ चुके हो कि हमें टैंजेंट ड्रॉ करना चाहिए था। तो यहां से आपने लिया और ऐसे करके यूं करके आपने देखिए एक टैंजेंट बनाया है। अच्छा, ये टैंजेंट है और अगर ये मेरा सेंटर सी है तो ये भी हम एक कंस्ट्रक्शन कर सकते थे। यहां से हमने एक 90 डिग्री इस पे फॉल करवा दिया, दिस इज योर 90 डिग्रीज। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया ये एंगल थीटा कितना है तो वो सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? ये आर है, ये भी आर है, मतलब ये टोटल मेरे को फिलहाल 2r है और ये मेरे को रेडियस है तो ये भी मेरे को r है। क्या तुमको दिख रहा है कि भैया ये जो मेरे पास एक ट्राइंगल बना है, इस ट्राइंगल में आपका साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो r अपॉन 2r इज 1/2, यानी ये थीटा कितना हो गया, दिस थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। और अब तुम ये जो बड़का ट्राइंगल है उस ट्राइंगल में अगर तुम tan 30 लिख दो, यानी कि परपेंडिकुलर जो कि हमको चाहिए, एक काम करो इसको x ही बोल दो, नहीं x नहीं बोल सकते, इसको यहां पर स्मॉल r बोल दो। तो भैया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये मेरे को बेस होएगा विच इज नथिंग बट 3r, यानी स्मॉल r इज इक्वल टू 3r मल्टीप्लाइड बाई tan 30 डिग्रीज। सो दिस इज योर √3 इंटू आर। तो पहला वाला जो एरिया है जिसको ये लोग सवाल में x कह रहा है, x इज इक्वल टू पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। सो 3 पाई आर स्क्वायर, जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर ए में है, तो बी मेरे को गलत हो जाएगा। इसका सर पहला पार्ट करना कोई मुश्किल बात नहीं थी। दूसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं, इस पूरे को हटा दो, एक काम करो, है ना। अब क्या हो रहा है कि तुम्हारा वो ओपेक सरफेस तो है, लेकिन ये ओपेक सरफेस आपको किसी लिक्विड के अंदर है। अब एकदम ध्यान से देखिएगा बेटा, है ना, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। ये हमारा ओपेक सरफेस है, इसका एक फ्लोर भी बना देते हैं क्योंकि शैडो तो भैया फ्लोर पे बनेगा, सरफेस पे बनेगा नीचे, ठीक है। एंड एक ये भी लाइन हमको चाहिए इस प्रकार से। आपका जो सोर्स ऑफ लाइट है वो कहीं यहां पर है, दिस इज योर सोर्स ऑफ लाइट एस, राइट। आज भी वही कहानी है कि भैया ये जो मेरे को डिस्टेंस है, दिस इज योर 2r, दिस फेलो इज योर कैपिटल R एज गिवन इन दी क्वेश्चन, ठीक है सर। अच्छा, हमको सवाल में कहता है कि भैया पढ़िएगा, ट्रांसपेरेंट लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 इज फिल्ड अबव द प्लेन सच दैट द स्फीयर इज जस्ट कवर्ड विद द लिक्विड। जस्ट कवर्ड यानी आपको जो भी वो लिक्विड है बस यहां तक है, ऊपर नहीं है, बस इसके सरफेस को टच कर रहा है, इस प्रकार से, ठीक बात है। अच्छा, तो ये पूरा डायग्राम ना बना के हम सिर्फ इतना दिखा देते हैं कि हाँ, ये टॉप सरफेस पे हमने डॉटेड लाइन दिखा दिया कि हमारा जो लिक्विड है वो टॉप तक है यहां पर, ठीक है। अब समझिएगा, शैडो की अगर हम कहानी आपसे पूछे तो भैया अब क्या होगा, रे आपको यहां से निकला, ऐसे रिफ्रैक्ट होके यहां तक पहुंचा, तो यहां पर आपको एरिया अभी भी इल्यूमिनेटेड है, यहां से गया ऐसे ऐसे पहुंचा, एरिया इल्यूमिनेटेड है। कोई ना कोई एक ऐसा अवसर आएगा, एक ऐसा मौका आएगा कि रिफ्रैक्शन के बाद आपको जो रेज होंगी ना वो आपको टैंजेंट हो जाएंगी, यहां पर आपको टैंजेंट होगी यहां पर, यानी कि इसके इधर अगर मैं एक और इंसिडेंट लूं तो भैया ये आपको
रिफ्रैक्शन के बाद इस ओपेक सरफेस से टकरा जाएगी। कहने का मतलब ये है कि भैया इधर आपको ये वाला जो एरिया होगा ना, इसमें आपको कोई लाइट नहीं फॉल करेगी, तो शैडो इसी में बन रहा है। तो बस लेट मी मेक वन फाइनल रे ओवर हियर, जहां पे मैंने एक यहां पर इंसिडेंट कराया और रिफ्रैक्शन के बाद इसको ऐसा यहां पर टैंजेंट करवा दिया। ठीक है, अच्छा नॉर्मल भी दिखाना पड़ेगा क्योंकि यहां पर आपको रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, तो मैंने यहां से एक ऐसा पूरा ही नीचे खींच दो, ये हमने एक नॉर्मल दिखा दिया। अब देखिए ज्योमेट्री का आपको यहां पर बहुत केयरफुली ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे, क्या मतलब है सर? अगर तुम ध्यान से देखो तो ये वाला आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये वाला आपका बेटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक बात है साहब। ये डिस्टेंस अपने को कैपिटल आर था, अपने को चाहिए यहां से लेके यहां तक का प्लस यहां से लेके यहां तक का, ये दोनों का सम चाहिए क्योंकि वही मेरे को रेडियस होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि रेडियस इज इक्वल टू दिस का मतलब है ये वाला चीज, और ये वाला चीज तुमको क्या दिखाई दे रही है? क्या तुमको दिखाई दे रही कि अगर ये वाला एंगल आई है तो साहब ये वाला एंगल भी आई होगा, ये वाला बेटा आपको आर है, तो क्या तुम नहीं कह सकते कि ये वाली चीज तुमको आर टैन आई होगा? अरे मुन्ना, इसी ट्राइंगल में लगा लो ना टैन आई, सो टैन आई इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, राइट? तो तुमको ये वाली जो चीज है वो तुमको आ जाएगी आर टैन आई प्लस यहां पर भी हम लिख देते हैं दिस इज योर आर टैन आई। अब हमको ये भी चाहिए, तो हम क्या कह रहे हैं यहां पर? हम क्या कह रहे हैं यहां पर, अगर तुम इसको पूरा ऊपर की तरफ खींचो तो सर ये हमको कहीं यहां पर जाके मीट कर जाता। ठीक बात है, हालांकि नहीं भी खींचोगे तो काम बनेगा, ऐसा कुछ बहुत स्ट्रिक्ट नियम नहीं है कि खींचना ही है कंस्ट्रक्शन के लिए। तो अगर हम ध्यान से देखें, if this angle is r, I can say this angle is also small r। तो क्या अपने को दिखाई दे रहा है, तुम ऐसे समझो, इस वाले ट्राइंगल में ये वाला r है, ये वाला मेरे को 2r है। कितना सर? ये मेरे को 2r है। अगर ये वाला 2r है तो ये वाला चीज क्या मेरे को 2r इंटू टैन स्मॉल r नहीं होगा? इस वाले ट्राइंगल में तुम लगा लो टैन r, दैट इज इक्वल टू योर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो तुमको ये यहां पर निकल के आ जाएगा 2 इंटू कैपिटल R मल्टीप्लाइड बाई टैन इंटू स्मॉल r। हमको टैन आई और टैन आर की वैल्यू चाहिए, प्रॉपर वैल्यूज मेरे को चाहिए होंगी। हम यहां पर स्नेल्स लॉ भी लगा सकते थे, तो हम कहते कि भैया साइन आई इज इक्वल टू √3 टाइम्स योर साइन आर। एक इक्वेशन मेरे को ये मिल जाता। अब मेरे को चाहिए आई और आर के बीच में एक रिलेशन, तब जाके मेरा काम बनेगा। उसके लिए कंस्ट्रक्शन थोड़े से और कर लेते हैं। यहां पर सेंटर सी है मेरे को, सो अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ दूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ दूं तो क्या हमको दिखाई दे रहा है कि भैया ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल बेसिकली आपको कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बन जाएगा। क्या हमको दिखाई दे रहा है कि भैया ये और ये दोनों मेरे को कैपिटल आर के बराबर है, ये दोनों में सर मेरे को सेम कॉमन एंगल साइड है यहाँ पर, और ये वाला दोनों मेरे को 90 डिग्रीज है। तो साहब मेरे को समझ में आ रहा है कि अगर ये वाला एंगल आई है मतलब ये वाला एंगल भी मेरे को आई होगा। अच्छा, यहां से अगर मैं इस पे, ये मेरे को जो टैंजेंट था यहां पर अगर मैं रेडियस बनाऊं, सो दिस इज 90 डिग्रीज। और सर ये जो आपको बेसिकली डॉटेड लाइन है, ये भी तो बेसिकली हमको इस स्फीयर के सरफेस पर टैंजेंट ही है कि नहीं? यहाँ पे हल्का सा गैप दिख रहा है लेकिन गैप है नहीं, ये भी आपको बेसिकली टैंजेंट ही है, ऐसा यहाँ पर मस्त वाला। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो आपके पास ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, सर ये दोनों भी तो मेरे को कॉन्ग्रुएंट ही है। कैसे सर? आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि भैया एक पॉइंट है, उससे यहां पर भी टैंजेंट मारो, यहां पर भी टैंजेंट मारो, तो ये दोनों लेंथ आपको सेम होता है। वही कह रहे हैं हम कि ये दोनों लेंथ आपको सेम है, ये आपको कॉमन है दोनों में, और सर ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है मेरे को। तो सर ये दोनों भी मेरे को है ना कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है, तो भैया एंगल्स आई सेम होंगे। कहने का मतलब है कि अगर ये एंगल आई है मतलब मेरे को साहब ये एंगल भी आई है। अच्छा, अगर ये एंगल आर है
और ये एंगल मेरे को 90 डिग्रीज है, मतलब सर ये वाला एंगल मेरे को क्या हो जाएगा 90 माइनस आर, ये एंगल मेरे को है ही 90 डिग्रीज, ये एंगल मेरे को है ही 90 डिग्रीज। तो अगर हम तुमसे ध्यान से पूछे कि भैया ये जो हमारे पास क्वाड्रिलैटरल बन रहा है, टोटल इंटरनल एंगल का जो इसका सम होगा 360 होना चाहिए, ये 90 और ये 90 180 है, तो सर अगर ये 90 माइनस आर है तो ये एंगल मेरे को 90 प्लस आर होना चाहिए, राइट? तभी तो इनका सम भी मेरे को 180 आ जाएगा। अच्छा सर ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब 2i प्लस 90 प्लस 2i प्लस 90 प्लस आर शुड बी इक्वल टू योर 180 डिग्रीज, यानी कि साहब r इज इक्वल टू 90 माइनस 2i। एक बार ये अपने को निकल कर आ गया ना, अब आप इसमें आ जाओ, दिस इज इक्वल टू योर साइन i इज इक्वल टू √3 साइन r, यानी कि साइन 90 माइनस 2i विच इज योर कॉस 2i, और कॉस 2i को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, सो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू आई। भाई लगा सकते हैं ना प्रॉपर्टी कॉस 2 थीटा वाला। अच्छा तो यहां से अपने को साइन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, दिस इज योर 2√3 साइन स्क्वायर आई प्लस प्लस साइन आई माइनस √3 इज इक्वल टू 0, यानी अपने को जो साइन आई हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस, सो माइनस बी का मतलब है -1 प्लस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस 4ac मतलब 4 to 8 324 डिवाइडेड बाई 4√3, तो यहाँ से ये हमको निकल कर आ रहा है 1/√3। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारे को साइन आई जो है ना वो निकल कर आ गया है 1/√3, तो मेरे को साइन आई अगर 1/√3 है तो आपका जो साइन आर होगा दैट इज गोइंग टू बी योर 1/3। ठीक बात है साहब, अगर इसको हटा दो, इनका काम खत्म हो गया है। अगर मेरे को साइन आई 1/√3 है, बात को समझिएगा, ये आपका आई है, 1/√3 का मतलब है p/h, यानी ये अपने को हो जाएगा इतना, तो आप यहां से देखो tan आई हो जाएगा 1/√2 यानी कि इतना प्लस 2r मल्टीप्लाइड बाई tan r। अगर साइन आर अपने को, इसको हटाओ, साइन आर अपने को कहता है 1/3 है, तो ये अपने को हो जाएगा 2√2, तो ये अपने को हो जाएगा 1/2 √2, 2 ने 2 को मार दिया तो ये हमको आ रहा है यहां से √2r। आगे आपको रेडियस, तो एरिया कितना हो जाएगा पाई इंटू इसका स्क्वायर दैट इज योर 2r स्क्वायर विच इज योर ऑप्शन नंबर डी एंड नॉट सी। तो इस सवाल का सही जवाब है मेरे को ऑप्शन नंबर ए एंड डी है। मेरी बात क्लियर एकदम बढ़िया है। चलिए देखिएगा, बहुत ही टिपिकल वैरायटी है आपके पास। यह इस प्रश्न में कहता है कि आपके पास यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, सोर्स ऑफ लाइट व्हाटएवर, ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। आपके पास यहां पर एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, देखिएगा, एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 हैव फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इन द एयर। यानी अगर तुम इसको यहां से उखाड़ के बस एयर में रख दो ऐसे ना, तो इसका फोकल लेंथ तुमको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ये इंफॉर्मेशन क्यों दिया? ताकि तुम इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो डिटरमाइन कर सको। तो क्या हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, इसको उखाड़ के रखो एयर में, तब लिख रहे हैं हम लोग फॉर्मूला। सो 1/r माइनस, भैया सिर्फ इसी का अगर लिखोगे ना तुम तो इस ये वाला r हो जाएगा पॉजिटिव और ये वाला r होगा नेगेटिव, सो माइनस ऐसे करके। तो ये हमको दे रखा है सवाल में कि भैया ये 1/20 है, ये आपको 3/2 है, यानी कि इफेक्टिवली बचेगा 1/2, और ये हमको हो जाएगा 2/r, ये मरा, यानी कि भैया रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 20 सेंटीमीटर का है। तो हमको पता चल गया कि इस प्रश्न में जो मेरे को रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 20 सेंटीमीटर का है। फिर ये आपको वास्तविक में आपको ये लेंस था, बाजू में आपको पानी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, ये आपको कॉन्वेक्स मिरर है, यहां से आपको लाइट जाएगी, पहले इस वाले सरफेस के साथ रिफ्रैक्शन होगा, फिर इसके साथ होगा, उसके बाद आपको इसके साथ रिफ्लेक्शन होगा, फिर वापस से रे लौटेगी, फिर इसके साथ रिफ्रैक्शन होगा, फिर इसके साथ रिफ्रैक्शन होगा, और फिर जाकर आपको मुन्ना इमेज बनेगा। हमसे पूछ रहा है कि फाइनल इमेज आपको कहां बनने वाली है। ठीक बात है। अब समझो, हमने अपने ही चैनल पे आपको एक
शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें समझाया है कि अगर मेरे पास एक इस प्रकार का थिन लेंस है, ये सिर्फ थिन लेंस के लिए काम करता है, थिन लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका n2 है और इसका n3 है, इसका कर्वेचर रेडियस r1 है और इसका अगर r2 है, और यहां पर अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट है u डिस्टेंस पे, तो इमेज फॉर्मूला का इमेज के लिए मेरे पास एक डायरेक्ट इक्वेशन है। तुमको फिर दो सरफेस पे अलग अलग इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, और वो आता भी है बेसिकली, दो अलग अलग पे इक्वेशन लिखो, उनको ऐड करके आता है ये रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या कहता है हमसे? रिजल्ट हमसे कहता है कि भैया n3 अपॉन v माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू, ये वाले सरफेस के लिए लिखो n2 माइनस n1 बाई r1 प्लस n3 माइनस n2 बाई r2। इसका इस्तेमाल करो, पुट ऑल द डेटास विथ अप्रोप्रिएट साइन। ठीक है, चलिए, तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया था कि इसका जो रेडियस है ना, दैट इज नथिंग बट योर 20 सेंटीमीटर, और जो अपना मिरर है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 40 सेंटीमीटर। तो ये जो मिरर है इसका फोकल लेंथ है हमको 20 सेंटीमीटर, और प्लस में होगा बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर है। ये मेरा ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले इस लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद इमेज कहां बनेगा, सॉल्व करो। तो हम लोग यहां पर बेटा अब डायरेक्टली लिखेंगे। फिलहाल के लिए मेरे लिए जब रे ऐसे जा रही है ना, तो ये n1 है, ये वाला मेरे लिए n2 है, और ये वाला मेरे लिए n3 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर? अपन लिखेंगे n3 बाई वी माइनस n1 मेरे को एयर है, डिवाइडेड बाई यू मेरे को -30 हो जाएगा, तो यहां पर +30 लिख दिया, इक्वल्स टू n2 माइनस n2 अपने को 3/2 है, सो 3/2 माइनस 1 विच इज नथिंग बट 1/2 डिवाइडेड बाई, इसका कर्वेचर का जो सेंटर है वो राइट साइड है ना, तो आप +20 लिखोगे, प्लस अब n3 माइनस n2 यानी कि 4/3 माइनस 3/2 विच इज नथिंग बट योर -1/6 डिवाइडेड बाई, इस वाले कर्वेचर का सेंटर लेफ्ट साइड आ रहा है, तो आप यहां पर लिखोगे बेटा -20। ठीक बात है। इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें तो हमको दिखना चाहिए कि n3 बाई वी प्लस 1/30 ये मेरे को हो रहा है 1/40, और ये मेरे को हो रहा है 1/20। यहां से 1/20 एलसीएम लिया, ये हो जाएगा 3, 1 ये कट कूट के आपको आ जाएगा 30, यानी कि भैया n3 बाई वी इज इक्वल टू 1/30 माइनस 1/30 इक्वल्स टू 0, यानी कि v इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। मतलब यहां से जब हमको रे आया है ना, तो दोनों सरफेस से रिफ्रैक्शन होने के बाद इफेक्टिवली क्या हो गया, रे हो गया पैरेलल टू दी लेंस, फाइनली पैरेलल टू दी एक्सिस हो गया है। अच्छा, ये रे गया इस प्रकार से जाएगा, अब मिरर से टकराएगा। मिरर से कॉन्वेक्स मिरर पे अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलल है, सो इट विल रिफ्लेक्ट ऐसा, ठीक है ना। लेकिन इसको अगर पीछे खींचो तो ये आपको मिरर के कहां पे मिलना चाहिए, फोकस पे, यानी ये जो डिस्टेंस है दिस इज नथिंग बट योर 20 सेंटीमीटर। सो यहां पर जो हमको बेसिकली कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद यहां पर इमेज बन रहा है। सो बेसिकली अब क्या होगा, ये रे आपको वापस जाएगी। देखो डायग्राम में तुमको लग रहा होगा कि ये रे आपको इस लेंस से नहीं मिलने वाली, लेकिन हमने ये रे आपको ऑलरेडी एक्सिस से बहुत दूर बना दिया। अगर तुम एक और डायग्राम बनाते ना, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड इन सच सिचुएशन। अगर तुम ऐसा कुछ चित्र बनाते कि ये आपको पैरेलल हुआ है, उसके बाद आपको ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहा है इस प्रकार से, तो दिख रहा है ना कि लेंस से तो आपको ये मिल सकती है। तो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं ताकि तुम्हारे जीवन में कुछ कंफ्यूजन नहीं रहे कि वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस प्रकार से ऐसे गया और इसको पीछे खींचोगे तो यहां पे ऐसे है। ठीक बात है साहब। अब इस वाले लेंस को क्या लग रहा है कि ये जो पिंक वाली रे है वो कहां से आ रही है, वो आपको यहां से आ रही है। तो भैया इस वाले लेंस से इसकी जो दूरी है वो कितनी है, 20 + 20 विच इज योर 40 सेंटीमीटर। अच्छा,
अब वापस से वही इक्वेशन लिखो, वापस से। लेकिन अब अगर आप इसका नाम चेंज नहीं कर रहे हो, अगर आपके लिए ये n3 है, यही n2 है, यही n1 है, तो अब आप लिखोगे बेटा n1 बाई वी माइनस n3 बाई यू इज इक्वल टू लेंस के इधर और इधर वाला मीडियम लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये मेरे लिए अब इंसिडेंट रे है ना, और इंसिडेंट रे जो है वो n3 वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में है, इसलिए n3 अपॉन यू है, इज इक्वल टू जब ये आपको रे जा रहा है तो सबसे पहले यहां पे n2 माइनस n3 लिखना पड़ेगा अपने को, n2 माइनस n3 अपॉन योर रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस, और जब इसको क्रॉस करेंगे तो n1 माइनस n2 करना पड़ेगा, n1 माइनस n2 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो n1, what is n1? n1 is air, so 1 by v minus what is n3 my dear friend? पानी है, तो ये आपको हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट इज u? u इज 40 सेंटीमीटर। अब तुम जो भी कन्वेंशन फॉलो करते हो, व्हाट कन्वेंशन वी फॉलो इज कि भैया रे इस मिरर के रेस्पेक्ट में रे जिस डायरेक्शन से आ रही है वो मेरे लिए साइड नेगेटिव हो जाता है, तो मेरे लिए अब इस लेंस के रेस्पेक्ट में रे आ रही है राइट साइड से और ये लेफ्ट साइड है, तो अब मेरे लिए राइट साइड का जो भी मेजरमेंट है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो उसलिए मेरे को अब लिखना है यहां पर -40, दिस इज योर -40। सो बेसिकली हम 40 लिख रहे हैं और इसको प्लस कर देते हैं, सो दैट इज इक्वल टू n2 माइनस n3। सो n2 इज 3/2, n3 इज 4/3, ये आपको कितना निकल कर आएगा 1/8, अरे 3/2 अपॉन 4/3, ये आपको 6 हो जाएगा, दिस इज योर 9 माइनस 8, सॉरी 1/6 बेसिकली, लेकिन प्लस है इस बार, सो 1/6 डिवाइडेड बाई इस वाले कर्वेचर का अभी सेंटर अपने को लेफ्ट साइड है, तो मेरे लिए तो अब तो लेफ्ट साइड ही पॉजिटिव है ना, ये वाला साइड ही मेरे लिए पॉजिटिव है क्योंकि रे हमको इधर से आ रही है, तो जहां से आ रही है वो नेगेटिव है और जहां जा रही है वो पॉजिटिव है, तो अब मेरे लिए ये साइड पॉजिटिव है, तो 20 प्लस n1 माइनस n2, सो 1 माइनस 3/2, दिस इज गोइंग टू बी योर -1/2, और इसका सेंटर मेरे को इधर है, तो भैया -20 हो जाएगा, ये मरेगा तो 10, सो 1/v प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/20 प्लस योर 1/40। अगर तुम ध्यान से देखो तो वापस ये दोनों मरेगा, यानी कि v टेंडिंग टू इंफिनिटी। बहुत ही बढ़िया है, यानी कि यहां से आपको रिफ्रैक्शन के बाद रे बिकम्स पैरेलल टू द एक्सिस, सो इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ऑप्शन नंबर डी ओवर हियर। क्लियर, एकदम बढ़िया है। तो बेनिफिट मिलता है इस प्रकार का इक्वेशन अगर तुमको ध्यान में रहता है तो। देखिए ये सवाल को आप रीड कर लीजिए, हम इसके लिए थोड़ा सा कुछ बैकग्राउंड आपको समझा देते हैं। अ लेजर बीम प्रोपगेट्स थ्रू अ स्फेरिकली सिमेट्रिक मीडिया। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरीज विद द डिस्टेंस टू सिमेट्री c by the law refractive index is equal to some constant upon some constant multiplied by radius, सेंटर से दूरी। n0 की वैल्यू कांस्टेंट है, r0 की वैल्यू 30 दिया हुआ है, एंड स्मॉल r इज मोर देन इक्वल टू r0 टिल इंफिनिटी। अच्छा है सर। द बीम्स ट्रैजेक्टरी लाइज इन द प्लेन दैट इंक्लूड्स सेंटर c ओवर हियर एट डिस्टेंस r1 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो r1 डिस्टेंस पे एक बीम है जो कि हमको 30 डिग्री इंसिडेंट एंगल पे है, एज शोन इन द फिगर। If the minimal distance the beam reach relative to the symmetry curve C is 1 by root k meter, find the value of k over here. आपने जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर आपने वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा भी है तो अमूमन तुमने इस प्रकार का देखा होगा कि भैया पैरेलल, यानी कि मैं आपको बोल दूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ऊपर की तरफ ऐसे वेरी कर रहा है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ फंक्शन ऑफ y ओवर हियर, यानी इस लेयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ अलग है, यहाँ की कुछ अलग है, लेकिन आज भी ये सब आपको पैरेलल है, सारे आपको पैरेलल है। तो इस सिचुएशन में अगर ये मेरे को थीटा है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, तो तुम यहाँ पर सीखे हो कि n sin थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज समथिंग दैट यू हैव लर्नड। बट इन द केस ऑफ पैरेलल
राइट। अब जो तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, वो स्फेरिकल सिमेट्री में है। मतलब क्या समझाते हैं हम? इस डायग्राम को भी हम हटा रहे हैं, इसकी अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, पहले अपने को समझना है कि इसमें अप्लाई क्या करेंगे अपने। सो बेसिकली स्फेरिकल सिमेट्री है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ऐसे ऐसे। तुम यहां से जैसे जैसे दूर जा रहे हो ना, वैसे वैसे तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी कर रहा है। यानी इस डिस्टेंस पे इस पूरे स्फेरिकल सरफेस का एक अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहां पे एक अलग ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहां पे एक अलग ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एंड सो ऑन। तो चलिए, हमने फिलहाल के लिए है ना, समझने के लिए 3 ऐसे अलग अलग जोन लिए हुए हैं। 3 तो छोड़ो, हम तो कहते हैं 2 से भी काम बन जाएगा अपना। देखिएगा, अपना काम फिलहाल 2 से भी बन जाना चाहिए। देखो, सो हम क्या कह रहे हैं, सपोज कीजिए कि आपको एक रे यहां पर ऐसे इंसिडेंट है, ठीक। आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर नॉर्मल क्या होता है। यहां पर नॉर्मल आपको इस फैशन में दिखाया जाएगा, दिस इज द नॉर्मल राइट नाउ। तो ये आपको ऐसे आ रहा है, इस वाले एंगल को लेट अस कॉल इट एज θ1। तो यहां पर आपको रिफ्रैक्शन होएगा, है ना, टुवर्ड्स द नॉर्मल भी बेंड कर सकता है और अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी डिपेंड करता है। चलो, हमने सपोज करो कुछ ऐसा बना लिया, फिर से यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ होगा, हमने ऐसा बना लिया। तो भैया यहां पर भी तुमको नॉर्मल दिखाना चाहिए था, ऐसा नॉर्मल यहां पर भी दिखेगा। और हर बार देखिए सेंटर आपको सेम है, सेंटर मुन्ना आपको बेटा सेम है, तो नॉर्मल आपको सेंटर से ही बार बार पास कराना पड़ेगा। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहां पर जब रिफ्रैक्शन हुआ। जब यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, इस वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट अस कॉल इट एज n1, इस वाले मीडियम का n2 बोल लो, इस वाले मीडियम का n3 बोल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, बढ़िया है। यहां पर जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को एक काम करते हैं θ2 बोल देते हैं, ठीक बात है साहब। अच्छा, बढ़िया है। एंड या फिर एक काम करो, इस वाले को आप एक काम करो θ2 बोल दो। ये वाले एंगल को अपने बोल देते हैं फाई, और ये वाला एंगल को अपने कह देते हैं अल्फा, ठीक है। बढ़िया है सर, गुड। अगर तुम ध्यान से देखो तो आपके पास यहां पर एक ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल में अगर तुम और ध्यान से देखो, ये वाले डिस्टेंस को हम लोग यहां पर r1 कह देते हैं या r2 बोल दो, और इस वाले डिस्टेंस को, जो ये वाला सर्कल है, उसका रेडियस हम लोग यहां पर r1 कह देते हैं। आपके पास ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में लगाओ आपको साइन लॉ। तो जब साइन लॉ लगाओगे इसमें, तो हम कह सकते हैं क्या कि साइन अल्फा, यहां लिखो ना, साइन अल्फा के अपोजिट वाला साइड क्या है, r2 इज इक्वल टू ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, साइन पाई माइनस फाई, विच इज नथिंग बट साइन फाई इटसेल्फ। सो साइन ऑफ दिस एंगल अपॉन r1। तो यहां से हमको दिखाई पड़ रहा है कि r1 इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू r2 इंटू साइन फाई। अगर मैं अपने मन से दोनों तरफ एक एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहां पर हमारे पास है r1 इंटू n2 साइन अल्फा। अब तुम एक बार ध्यान से देखो, n2 साइन अल्फा, यानी कि अगर मैं यहां पर स्नेल्स लॉ लगाऊं तो n2 इंटू साइन अल्फा इज नथिंग बट n1 इंटू साइन θ1। तो इसके जगह हम लोग यहां लिख सकते थे n1 इंटू साइन θ1 शुड बी इक्वल टू r2 तो है यहां पर n2 साइन फाई, n2 और साइन फाई। तो यहां पर अगर स्नेल्स लॉ लगाओगे तो n2 साइन फाई इज इक्वल टू n3 इंटू साइन θ2। दिस इज योर n3 इंटू साइन θ2। तो जिस प्रकार से पैरेलल वाले में हमको मिलता था कि n और साइन का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि भैया आपका, सुनना ध्यान से, अगर तुम यहां की बात कर रहे हो तो भैया ये जो हमको डिस्टेंस आ रहा है r1 इंटू n1 इंटू साइन थीटा, या फिर अगर यहां की बात कर रहे हो तो r2 इंटू n3 इंटू साइन θ2, या फिर r2 इंटू n2 इंटू साइन फाई, ये सब आपको आपस में सेम होने वाले हैं। तो यहां पर मेरे को जो
कंक्लूजन निकल कर आ रहा है कि भैया R इंटू एन इंटू वॉट एवर दैट साइन ऑफ एंगल इज शुड बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एग्जैक्ट यही बस अपने को सवाल में अप्लाई करना है। अगर तुम ध्यान से देखो तो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, खाली इसके ट्राजेक्टरी को समझने के लिए, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स R के प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे तुम सेंटर से दूर जा रहे हो वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज कर रही है। मतलब ये जो आपको रे है ना, समझिएगा, ये जो आपकी रे है यहां डेंसर मीडियम है, थोड़ा सा और रेयरर, थोड़ा सा और रेयरर, सो दिस रे इज कंटिन्यूअसली मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, राइट। अच्छा, मतलब यहां पर जब आपको रिफ्रैक्शन होगा इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बट द प्रोसेस इज गोइंग टू बी कंटिन्यूअस ओवर हियर। यानी कि ये रे आपको जो ऐसे यहां पर एंटर करेगी, ये आपको जाएगी 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 जाएगी, आपको ऐसे मुड़ेगी। ठीक बात है सर। तो सेंटर से इस सी पॉइंट से जो मिनिमम सेपरेशन हो रहा है उसका मतलब क्या होगा कि यहां से अगर मैं एक लोकेशन पर ड्रॉप करूं, सो दिस इज परपेंडिकुलर, यही ना मेरे को मिनिमम होगा, यही ना मेरे को एक्स यहां पर मिनिमम निकल कर आने वाली है। बात समझ रहे हो? इसको हम लोग चलिए आर नॉट तो पहले से है ही, इसको अपने यहां पर आर प्राइम कह देते हैं या फिर इसको आर टू कह देते हैं। यही अपने को निकालना है, राइट। बढ़िया, तो लगाओ फंडा, एन आर साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब अगर हम इस लोकेशन R1 डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो n कितना हो जाएगा वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज एन नॉट बाई आर नॉट, और r की जगह R1 लिखो, और ये वाला एक r भी है उसमें भी हमको R1 ही लिखना होगा। साइन थीटा की जगह साइन 30 डिग्रीज लिखना होगा। दिस इज इक्वल टू, यहां की अगर बात करोगे तो R2 डिस्टेंस पर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है R2 डिस्टेंस पर, एन नॉट बाई आर नॉट इंटू R2 मल्टीप्लाइड बाई अगेन R2 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ एंगल। तो सर यहां पर तो मेरे को एंगल ही 90 डिग्री है, यही तो मेरे को नॉर्मल है, दिस इज योर 90 डिग्रीज, तो यहां पर ये अपने को आ जाएगा 90 डिग्रीज, ये अपने को मर जाएगा। दिस इज योर R1 का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू योर R2 का स्क्वायर, यानी कि अपने को जो R2 है दैट इज इक्वल टू R1 बाई रूट 2, एंड R1 क्या है 100 सेंटीमीटर, मतलब कि 1 मीटर, तो मेरे को यही आंसर है। यानी k की वैल्यू कितनी निकल कर आनी चाहिए, 2 निकल के आनी चाहिए। बढ़िया है, गुड। चलिए, ये सवाल भी आप ही में से किसी बच्चे ने मेरे को, कम से कम हमको लगता है 10 से 15 बच्चा ये सेम सवाल भेजा होगा। चलिए इसको भी देखते हैं कि इसमें क्या पूछ रहा है। ये बेसिकली आपको मिक्स कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको रे ऑप्टिक्स तो है ही, इसमें आपको अच्छी खासी ज्योमेट्री भी है, और इसमें अपने को कंडक्शन भी है, मतलब बेसिकली आपका मेल्टिंग भी हो रहा है। ठीक है, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। एन आइस हेमिस्फीयर, यहां पर देखो ये आपके पास एक बर्फ है हेमिस्फेरिकल फॉर्म में, समय शून्य था तो पूरा हेमिस्फीयर है, मस्त हेमिस्फीयर है। एक लेजर लाइट है यहां पर जो कि R/2 डिस्टेंस पे हमने यहां पर ऐसे फॉल करवाई। ठीक है, लेजर लाइट इस स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन होएगा, इस स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, और समझना R/2 डिस्टेंस पे तुम इसको लेके करवा रहे हो, R/2 डिस्टेंस पे तुम इस पे इंसिडेंट रे करवा रहे हो, तो यहां पे वो फॉर्मूला लगाने मत बैठ जाना। कौन सा फॉर्मूला, N2/V N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R वाला फॉर्मूला। क्यों सर? क्योंकि ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हो जब आपको रेस जो है वो आपको पैराएक्सियल हो, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक होना चाहिए। R/2 दे के तुमको साफ साफ कह दिया है कि वैसा वाला फॉर्मूला मत लगाना है। सो यू हैव टू अप्लाई स्नेल्स लॉ ओवर हियर। तो यहां से हमसे कहता है कि आपको जो लेजर लाइट है वो रिफ्रैक्शन हुआ और यहां पर जाके हमसे सरफेस से मीट कर रहा है। तो ये x0 डिस्टेंस बताइए समय शून्य पर। समय शून्य क्यों कह रहा है? क्योंकि हमसे बाद में सवाल में ये भी कहता है दैट दिस एंटायर थिंग इज लाइंग ऑन अ वार्म सरफेस, lying on a warm flat table and melts slowly. The rate of heat transfer from the table to the ice is proportional to the area of contact between them. ये जो सरफेस
इसको हीट प्रोवाइड कर रहा है, जो जिस रेट से प्रोवाइड कर रहा है डी क्यू बाई डी टी, दैट इज प्रोपोर्शनल टू दी जिस समय जितना एरिया कांटेक्ट में है, यानी पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, जितना रेडियस कांटेक्ट में है। तो ये एक मेरे पास इंफॉर्मेशन है डी क्यू बाई डी टी का। अच्छा, इट इज नोन दैट आइस हेमिस्फीयर कंप्लीटली मेल्ट्स इन टाइम टी नॉट। हमको ये भी सवाल में बता दिया गया है कि पूरा का पूरा जो बर्फ है वो आपको टी नॉट टाइम में पिघल जाता है। द बीम इज वर्टिकली इंसिडेंट एट अ डिस्टेंस r by 2 फ्रॉम द एक्सिस। Assume that the temperature of ice in the surrounding atmosphere is 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बर्फ का पूरा टेम्परेचर सराउंडिंग का भी 0 है। मतलब क्या है भैया, यहां से आपको जो भी डी क्यू हीट मिल रहा है वो आपको यहां पर जो भी आपको इमीडिएट लेयर होएगा एक डीजेड थिकनेस का, वो उस हीट को लेगा, एब्जॉर्ब करेगा और मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, मेल्ट हुआ तो भैया इतना जो ऊपर का सॉलिड पोर्शन है वो नीचे आपको शिफ्ट हो जाएगा। हमसे कहता है द लेजर बीम डज नॉट ट्रांसफर एनर्जी टू द आइस। लेजर के वजह से ये आइस कुछ भी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। तो आइस का पिघलना इस लेजर पे डिपेंड बिल्कुल नहीं कर रहा है। द मेल्टिंग वाटर इमीडिएटली फ्लोज ऑफ द टेबल। जो भी पानी यहां मेल्ट किया वो तुरंत यहां से निकल जाता है, और ये बर्फ आपको लेफ्ट राइट स्लिप नहीं कर रहा है। सिंपल सी कहानी है, पानी आपको, बर्फ आपको पिघलता जा रहा है, इसका जो ये वर्टिकल हाइट है z, वो आपको घटती जा रही है ना। वही हमको यहां पर एक और डायग्राम में दिया है कि भैया t मोर देन 0 के लिए किसी जनरल टाइम t पर आपको ये जो इसका हाइट है zt, वो पूछा हमसे ऑप्शन नंबर सी में। ए और बी में हमसे एक ही चीज पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ एक्स नॉट, यानी कि भैया समय 0 पर ये एक्स नॉट की वैल्यू क्या है। और हमसे पूछता है द टाइम एट विच एक्स पॉइंट ऑन द टेबल वेयर द लेजर बीम स्ट्राइक्स बिकम्स r by 2। कितने टाइम के बाद हमारे को ये लेजर इस टेबल पे जहां पे इंसिडेंट होएगा, टेबल पे जहां पे भी टकराएगा, वो डिस्टेंस कब मेरे को r by 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आइए सबसे पहले पार्ट को इसको अपने अटैक करते हैं। क्या करते हैं? अटैक करते हैं। अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखें, है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से केयरफुली समझिए। ये आपको इस प्रकार से एक हेमिस्फीयर है, ठीक बात है ना? है सर, बिल्कुल हेमिस्फीयर है। और ये अभी हम कहानी कर रहे हैं समय 0 की, समय 0 की। अभी कोई हम आइस के पिघलने की बात ही नहीं कर रहे हैं। यहां पर हमने एक और इस प्रकार से वर्टिकल लाइन बनाया, है ना। जो हमारा इंसिडेंट लाइट है ना, वो आपको यहां पर है इस प्रकार से। और बेटा ये कितने डिस्टेंस पे है अपने को? ये अपने को है, सवाल में दे रखा है मेरे ख्याल से r by 2 दे रखा है। ठीक है, ये जो आपको हेमिस्फीयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, बाहर में अपने को एयर है। इट इज मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। आप यहां पर सबसे पहले एक नॉर्मल भी दिखाना चाहोगे तो नॉर्मल आपको सेंटर से ऐसे लाइन पास कराओगे, और यूं आपने नॉर्मल भी दिखा दिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल अच्छी बात है। अगर ये नॉर्मल दिखाया है मतलब साहब ये मेरे को हो जाएगा इंसिडेंट एंगल, और आफ्टर रिफ्रैक्शन रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो सर ये कुछ इस प्रकार से हमको बेंड हुआ, सर ये हमको कुछ इस प्रकार से ऐसे बेंड हुआ है, मतलब ये वाला मेरे को हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, एक कंस्ट्रक्शन मेरे को मन कर रहा है कि कर लेते हैं। ये जो आपका लेजर लाइट था इंसिडेंट, उसको हमने वर्टिकली नीचे भी ऐसे खींचा है, तो ये मेरे को कंस्ट्रक्शन है। जो कंस्ट्रक्शन है उसको फिलहाल के लिए हम लोग डॉटेड से दिखा देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए हमें सवाल में जो डिस्टेंस पूछा है दैट इज दिस। हमसे ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है एक्स नॉट, तो ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक बात है। अच्छा, एंड अगर हम ध्यान से देखें, यहां पर तुम लगा सकते थे आपका वो स्नेल्स लॉ, तो लगाओ स्नेल्स लॉ। दिस इज योर साइन आई इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज योर साइन आर। इसका इस्तेमाल, उपयोग कभी ना कभी हो सकता है। आपको यहां पर एक और इंफॉर्मेशन पता है, दिस फेलो इज योर r by 2।
ये जो आपका टोटल डिस्टेंस है ना, ये हमको दिया हुआ है r/2 ओवर हियर। तो अगर तुम ध्यान से देखो इस वाले ट्राइंगल में आपको ये r/2 है, और सर ये तो मेरे को रेडियस r ही तो हुआ स्फीयर का, हेमिस्फीयर का जो रेडियस मेरे को r ही तो है, मतलब ये r/2 है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो हमको 30 डिग्री दिख रहा है क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1/2 आ रहा है, मतलब साहब ये जो अपने को टोटल एंगल है वो है 30 डिग्रीज। मतलब ये जो एंगल है, दिस एंगल इज योर 30 माइनस आर। यहां तक कोई तकलीफ है? नहीं। अब देखो, अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं कि भैया आपके पास यहां पर ए बी सी है, सो बेसिकली ये जो आपके पास पतला वाला ट्राइंगल है, इस पतले वाले ट्राइंगल की बात करेंगे हम लोग। एंड एक और चीज समझिएगा, अगर ये मेरे को 30 डिग्रीज है, ये मेरे को आर है, राइट? सो व्हाट इज यहां से लेके यहां तक का मेरे को हाइट कितना है? आर का ये वाला कंपोनेंट चाहिए मेरे को, विच इज योर आर कॉस 30 डिग्री मींस r√3/2। बात समझ में आई? तो साहब हमको ये भी दिख रहा है कि दिस इज नथिंग बट योर √3r/2। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो आपको पतला वाला ट्राइंगल है, इस पतले वाले ट्राइंगल में तुम लिखो tan थीटा। सो tan 30 माइनस आर इज हाउ मच? tan 30 माइनस आर इज tan a माइनस बी। सो tan a माइनस tan b, तो हम करेंगे tan 30 डिग्री, यहां लिखो tan 30 डिग्री माइनस योर tan r डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 30 डिग्री इंटू tan r, दैट शुड बी इक्वल टू, ये जो आपने लिखा है बेटा, दिस इज नथिंग बट दिस tan ऑफ दिस एंगल। सो tan ऑफ दिस एंगल इज नथिंग बट परपेंडिकुलर, यहां पर मेरे लिए ये वाला परपेंडिकुलर हो गया है, ये डिस्टेंस, इसको हमने यहां पर बोल दिया है, लेट अस कॉल इट एज t। तो ये आपको कितना होगा? दिस इज योर परपेंडिकुलर अपॉन योर बेस, एंड बेस इज √3r/2, √3r/2। अच्छा, अब अगर तुम ध्यान से देखो ना, तो तुम्हारे पास यहां पर tan r है, tan 30 डिग्री तो तुम यहां पर 1/√3 लिख देगा, तुम इसको लिखो 1/√3। तो 1/√3 लिखने के बाद आपको ये हो जाएगा 1 माइनस √3 tan r डिवाइडेड बाई, ये भी लिखोगे तुम 1/√3, तो ये आपको हो जाएगा √3 प्लस योर tan r इज इक्वल टू योर 2t डिवाइडेड बाई योर √3 इंटू कैपिटल R। मेरे को ये tan r को भी हटाना है, tan r को हम लोग यहां पर हटाना है, तो कैसे हटाएंगे अपने यहां पर इसको? ध्यान से देखिएगा, हाउ विल यू रिमूव दिस tan r ओवर हियर? तो इसका इस्तेमाल करके देखिए, जब हमने आपको बोला कि सर ये टोटल एंगल अपने को 30 डिग्री है, मतलब ये भी तो 30 डिग्री है, सो बेसिकली समय शून्य पर ये जो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस दिख रहा है वही हमको 30 डिग्री है, दिस इज योर साइन 30 डिग्रीज। सो साइन 30 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा अपने को यहां पर? 1/2। तो साइन आर, आपको साइन आर की वैल्यू है 1/2n, तो tan r की वैल्यू कितनी होगी? tan r की वैल्यू कितनी होगी? यहां पर आप अगर एक ट्राइंगल बना दो, ये r बना दो इसको, दिस इज योर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो अपने को ये बेस कितना निकल कर आ रहा है? 4n² माइनस 1। तो tan क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम तो क्या कह रहे हैं, आप ऊपर नीचे tan से डिवाइड कर दो, सो ये बेसिकली आपको हो जाएगा cot r माइनस √3 डिवाइडेड बाई, ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए किया जा रहा है, बाकी और कुछ इसमें अभी बचा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए और बी को चेक करने के लिए। cot r की बात करोगे तो भैया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो बेस इज हाउ मच? √4n² माइनस 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाई योर √3 मल्टीप्लाइड बाई cot r। सो √3 मल्टीप्लाई करोगे तो √3 इसके अंदर घुस जाएगा, दिस इज योर 12n² माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू योर 2t अपॉन √3 इंटू आर। तो यहां से मेरे को t की वैल्यू निकल कर आ रही है r/2, अपने को बाहर आ जाएगा, √3 इसके साथ ऊपर में जाके मल्टीप्लाई होएगा, तो √3 इसमें भी घुस जाएगा, सो 12
एन स्क्वायर माइनस थ्री आ जाएगा, √3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 12n स्क्वायर -3 प्लस 1। ठीक है, एक बार अपने ये आ गया, अब अपना कहानी खत्म है। कैसे खत्म है साहब? लुक हियर वेरी वेरी केयरफुल, इसको हटा दो, इसका अपने को काम नहीं है। अपने को चाहिए यहां पर x0। तो x0 क्या है? x0 इज r/2 माइनस टी। सो r/2 माइनस दिस एंटायर टर्म। तो हम r/2 को कॉमन क्यों नहीं ले लेते हैं? तो 1 माइनस ये वाला टर्म आएगा ना, दिस इज योर √12n स्क्वायर -3 होल डिवाइडेड बाई योर 12n स्क्वायर। हालांकि यहीं पे अपने को दिख रहा है कि यही आना चाहिए, -3 प्लस 1। ठीक, आपने बेटा यहां पर ये वाला टर्म का एलसीएम लिया, सो यू रोट ओवर हियर 12n स्क्वायर -3 प्लस 1। आपने इसको ऊपर लिखा तो भैया ये और ये आपको मरता, और 1 और +3 आपको निकलकर 4 आ जाता। ये 2 इसको मारता तो ये 2 बनता। आप देखिए आपका पूरा हूबहू ये मैच करेगा ऑप्शन नंबर ए एंड नॉट द ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पूरा आना चाहिए। कल को अगर मैं दोनों ऑप्शन की कहानी ऐसे कर दूं कि बस ऊपर का ये डेटा मैं चेंज करूं, नीचे मैं सेम टू सेम रखता, तब तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ता। अच्छा, बढ़िया है। देखिए इसका जो, आइए ये हटाते हैं हम लोग यहां से। अब कहानी आती है इसके मेल्टिंग की, है ना, इसको भी हटा दो यहां से। लेट्स इन्वॉल्व मेल्टिंग ओवर हियर। सो अभी हो क्या रहा है, यहां से आपको हीट जा रहा है और हमसे कहता है कि भैया रेट ऑफ हीट ट्रांसफर dq/dt इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्टैक्ट एरिया। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, देयर विल कम सम कांस्टेंट c ओवर हियर मल्टीप्लाइड बाय एरिया व्हिच इज योर पाई r स्क्वायर, r बी द रेडियस एट एनी टाइम t। तो हुआ क्या आपको कि भैया यहां से आपको हीट गया ना, तो एक बहुत पतला सा जो लेयर है यहां पर, एक बहुत पतला सा आपको यहां पर लेयर है, ये लेयर है ना, जिसका ये थिकनेस हमने कह दिया है आपको बेटा z है। ये पतला सा लेयर ये हीट को एब्जॉर्ब किया, तो हम यहां पर लिख रहे हैं कि भैया dq इज इक्वल टू c पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई dt। अब इसी dq हीट को जब वो एब्जॉर्ब किया है तो वो मेल्ट किया, राइट, दैट इज इक्वल टू dq इज इक्वल टू m इंटू एल। तो इसका मास कितना हो जाएगा? इसका मास कितना होएगा? जो भी डेंसिटी है आपका, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम। ना वॉल्यूम इज हाउ मच? वॉल्यूम वुड बी, ये हम अभी कहानी लिख रहे हैं किसी भी आपको टाइम टी पर। तो मान लीजिए कि भैया आपको किसी टाइम टी पर r रेडियस कॉन्टैक्ट में है, तो वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू थिकनेस। एरिया वुड बी योर पाई r स्क्वायर एंड थिकनेस इज नथिंग बट योर dz। ये हमको हो गया है dm मास मल्टीप्लाइड बाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा, ये आपको दोनों ही dq है, दोनों को अगर अपन इक्वेट कर दे सो भैया रो पाई r स्क्वायर इंटू योर dz lf इज इक्वल टू योर c पाई r स्क्वायर टाइम्स योर dt। तो आपको यहां से दिखना चाहिए कि आपका ये और ये मर रहा है, सो दिस इज नथिंग बट योर dz इज इक्वल टू सम कांस्टेंट अपॉन डेंसिटी इनटू lf मल्टीप्लाइड बाय योर dt। तो साफ साफ दिख रहा है कि भैया हमको dz dt में एक रिलेशन निकल कर आया है। अच्छा, देखिए टेक्निकली आपको यहां पर एक नेगेटिव साइन आप लगा सकते थे, क्योंकि हमारे को z हमने इस हिसाब से लिया हुआ है, एंड जब ये मेल्ट कर रहा है z इज डिक्रीजिंग, सो dz बाई dt आपको एक नेगेटिव टर्म है। लेकिन हम कह रहे हैं कि आप एक बार देखो, आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, अब सुनिएगा, समय शून्य पर ये z कितना था? z आपको फुल रेडियस था विच इज इक्वल टू कैपिटल R। किसी टाइम t पर z की वैल्यू z है, तो ये आपको हो जाएगी z माइनस r इज इक्वल टू योर c अपॉन रो lf मल्टीप्लाइड बाई योर t। अच्छा, हमको एक और चीज दिया हुआ है कि भैया आपको t इक्वल्स टू t0 पे है ना z 0 हो जाएगा। सवाल में कहा है कि पूरा आइस मेल्ट कर रहा है, तो एक काम करो ना, t को t0 पुट करो और z को 0 पुट करो। सो माइनस r इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई रो lf
रो एल एफ और ये मेरे को बेसिकली टी नॉट है। कहने का तात्पर्य, कहने का मतलब ये है आपको बेटा कि आप कह सकते हैं ना कि यहां पर जो आपको ये कांस्टेंट है ना सी अपॉन रो इनटू एल एफ, दैट इज नथिंग बट योर माइनस आर बाई टी नॉट। तो हमको यहां से मेरा फाइनल z का रिलेशन मिल जाएगा यहां पर, दैट इज योर z माइनस आर इज इक्वल टू, इसको लिखा माइनस आर टी नॉट स्मॉल टी, तो यहां से z हमको निकल कर आ रहा है 1 माइनस टी बाई टी नॉट। तो अपने आप आपको यहां पर एक नेगेटिव साइन फिर इवेंचुअली आ ही गया जब हमने इसका बाउंड्री कंडीशंस का इस्तेमाल किया, और हमको यहां पर कहता भैया टी स्क्वायर बाई टी नॉट स्क्वायर, जो कि मेरे को सरासर गलत है। ठीक है, बढ़िया है। अब यहां पर आपको डी पार्ट में और समझना पड़ेगा। द टाइम एट विच वैल्यू एक्स पॉइंट ऑन द टेबल वेयर द लेजर बीम स्ट्राइक्स बिकम्स आर बाई टू। आप समझिए, जब तक इसका जो बेस का रेडियस है वो आपको r बाई टू से कम नहीं हो जाता, समझिएगा, सुनो, इसको हटाओ यहां से, इसको हटाओ यहां से एक बार के लिए। ये इक्वेशन तुम समझ ही गए हो, है ना, ये इक्वेशन तुम समझ ही गए हो कि मेरे को वास्तविक रूप में जो इक्वेशन आनी चाहिए थी वो ये नहीं होगी, वो होगी आपको z इज इक्वल टू आर 1 माइनस टी अपॉन टी नॉट। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि भैया हमारा जो एक्सिस है ना उससे लेजर का दूरी आपको फिक्स्ड है, ये आपको दूरी फिक्स्ड है कि लेजर भैया आपको यहीं पर है r बाई टू दूरी पर। सपोज कीजिए ये देखिए आइस मेल्ट कर रहा है, अभी भी अगर तुम लेजर इस लेंस पे और अदर इस रिफ्रैक्टिव सरफेस पे अगर लेजर फॉल करेगा तो वो जब टकराएगा तो ऐसे कन्वर्ज करेगा, तो ये डिस्टेंस जो होगा वो आपको r बाई टू से कम ही होगा। अच्छा, तो कौन सा ऐसा मोमेंट होगा जब हम जो चाहते हैं वैसा हो जाए कि भैया ये आइस आपका मेल्ट कर रहा है और करते करते कुछ इस प्रकार का माहौल बन गया है, और आपका ये रहा लेजर। लिमिटिंग केस की बात कर रहे हैं अपने, ये आपको इसका डिस्टेंस r बाई टू था और हम कह रहे हैं कि पिघलते पिघलते इसका रेडियस भी, कॉन्टैक्ट रेडियस भी r बाई टू है। अब क्या होगा, ये लेजर आपको फॉल कर रहा है, ये लेजर आपको फॉल कर रहा है, जाके सरफेस पे फॉल कर गया r बाई टू डिस्टेंस पे, हो तो गया r बाई टू। तो आपको बेसिकली ये पता करना है कि कितने देर में इस स्फीयर का जो ये कॉन्टैक्ट सरफेस है उस कॉन्टैक्ट सरफेस का रेडियस r बाई टू कितने देर में हो रहा है, यही हमको जीवन में जानना है। बिल्कुल सर, तो हम क्या कह रहे हैं कि तुम आओ वापस से अपना ओरिजिनल फिगर यहां पे देखो, लुक हियर एट योर ओरिजिनल फिगर। अगर हम ध्यान से देखें बेटा, सो व्हाट वी वांट इज कि आपका जो ये आइस है वो मेल्ट करते लेटर से हम यहां तक आ गए हैं, मेल्ट करते इतना आइस तुमको मेल्ट कर गया है, और हम चाहते हैं कि भैया ये जो मेरे को दूरी हो दिस शुड बी योर r बाई टू। अगर ये r बाई टू है, एंड बाय द वे ये क्या है मुन्ना, ये कैपिटल R है। अगर ये कैपिटल R है, अगर ये r बाई टू है, तो क्या हमको दिख रहा है कि भैया ये जो मेरे को एंगल है वो 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर ये 30 डिग्रीज है तो आपको ये वाला हाइट दिख रहा है कि भैया ये हमको √3r बाई टू है। मतलब कितना आपको पोर्शन यहां पर बचा हुआ है। what is this z left over here? This is your r minus √3r बाई टू। ठीक है, तो हम लोगों ने जो यहां पर सॉल्व किया है कि भैया हाइट ऑफ आइस z एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वो मेरे को रियलिटी में इतना आया है। तो कितना आपको z बचा हुआ है, इतना ना बचा हुआ है, तो इस इक्वेशन में डालो, z की जगह आप यहां पर डालिए r माइनस √3r बाई टू इज इक्वल टू r1 माइनस t बाई टी नॉट। आपका r से r मरेगा, यहां पर यह है 1 माइनस √3 बाई टू इज इक्वल टू 1 माइनस t बाई 10। तो आपको यहां से 1 भी मर रहा है, और आपको यहां से
ये टी नॉट है बेसिकली, नॉट 10। तो यहाँ से आपको टी की वैल्यू आनी चाहिए √3 टी नॉट डिवाइडेड बाई 2, जो कि हमको यहाँ पर दिया हुआ है। क्लियर एकदम? ठीक है, चलिए ध्यान रखिए, टेक केयर, विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।